आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 522 के कुछ करंट पेपर्स जो कि 22 जुलाई को डिफरेंट स्टूडेंट के पेपर हुए हैं। तो उनमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद करेक्ट आंसर। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया हुआ था डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर में वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में। The classical theory of concept is that each one consists of set of features, critical features, which are necessary and sufficient for something to count as instance of that concept। इसका क्या मतलब है, यानी किसी भी चीज़ concept का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में वो critical features, वो necessary और sufficient conditions जो कि अगर complete हैं तो हम उस चीज़ का concept अपने माइंड में बना लेते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बैचलर उर्दू में जिसको कहते हैं कंवारा, तो इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी हो सकती हैं? जैसे सबसे पहले तो मेल हो, अनमैरिड हो और अडल्ट हो, तभी हम उसको बैचलर कह सकते हैं। तो इस तरह कोई भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यानी कि कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती हैं, शार्प बाउंड्रीज होती हैं और क्रिटिकल फीचर्स होते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर में डिफरेंस जो है वो आप इस तरह से बताएंगे कि ये जो सेक्स होती है ना, ये बेसिकली बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। और अगर आप सेक्स की बेस पे किसी को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको मेल या फीमेल रेफर करेंगे, और ये क्रोमोसोम और हार्मोन्स की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं आप। और इसके बरक्स जो जेंडर होता है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, और इसकी बेस पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप मैन और वुमेन रेफर करेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्सप्लेन मेमोरी एंड इन्फ्रेंस। मेमोरी और इन्फ्रेंस को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो आप लोग जानते हैं मेमोरी का मतलब होता है हमारे माइंड में एक प्रोसेस जिसके जरिए इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है और स्टोर होती है। और इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कुछ एविडेंस को पेश नज़र रखते हुए हम जो कंक्लूजन बना रहे होते हैं तो वो इन्फ्रेंस होती है। जैसे फर्ज करें कि आपके पास एक नाम की लिस्ट है और आपको बताया जाता है कि ये स्टूडेंट का नेम है, ये फादर नेम है और ये रोल नंबर है। अब आप सारी पूरी लिस्ट चेक करते हैं और आपको स्टूडेंट का नेम मिलता है, तो फिर आप उसके फादर का नेम देखेंगे, देन उसका रोल नंबर देखेंगे। अगर आपको वो यानी कि एविडेंस जो है वो मिल गए हैं, उसकी बुनियाद पे आप कंक्लूजन बना रहे हैं कि ये वही स्टूडेंट है जिसको मैं रिक्वायर्ड था जो, तो ये इन्फ्रेंस होगी। ठीक है, इन्फ्रेंस इस तरह से होती है, यानी एविडेंस की बेस पे कंक्लूजन ड्रा करना। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ मल्टी मॉडल। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, और मॉडल का मतलब होता है डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट मीन्स ऑफ, डिफरेंट मीन्स। तो यहाँ पे यानी कि मैसेज कन्वे करने के लिए कौन कौन से मीन्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से मोड यूज़ होते हैं, तो वो पेपर बेस्ड मल्टी मॉडल टेक्स्ट हो सकते हैं, जैसे कि बुक्स, मैगजीन्स वगैरह हो गई। लाइव मल्टी मॉडल टेक्स्ट हो सकता है जैसा कि डांस परफॉर्मेंस, स्टोरी टेलिंग। डिजिटल मल्टी मॉडल टेक्स्ट जैसे कि वीडियोज, एनिमेशन वगैरह हो सकती हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में। इट इज़ द टर्म इन लिंग्विस्टिक विच रेफर टू द लैंग्वेज यूजर ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड द लाइक, एज वेल एज सोशल नॉलेज अबाउट हाउ एंड व्हेन टू यूज अटरेंसेज एप्रोप्रिएटली। यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर किसी भी लैंग्वेज का ग्रामेटिकल नॉलेज, किस किस चीज़ का ग्रामेटिकल नॉलेज, सिंटैक्स का, मॉर्फोलॉजी का, फोनोलॉजी का नॉलेज, और ना सिर्फ ये नॉलेज हो बल्कि ये भी पता हो कि इस नॉलेज को कब, कैसे और कहाँ एप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि हाइमस ने किस तरह से कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डिफाइन किया। तो इसने भी ऐसे किया, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिए कि ग्रामेटिकल नॉलेज होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि प्रैग्मेटिक और सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट का भी होना ज़रूरी है। प्रैग्मेटिक का मतलब है कि उसके यानी किस सिचुएशन में किस तरह से मीनिंग इन्फर करने हैं, कन्वे करने हैं, वो पता होना चाहिए। सोशल लिंग्विस्टिक यानी सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिचुएशन के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो ये हाइमस का कॉन्सेप्ट था। आगे हमने बताने थे एडवांटेज टीचिंग ऑफ लर्निंग के। तो सेल्फ बेस्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, एक्टिव प्रोसेस है, कॉल मटेरियल इज कंसिस्टेंट विद इन द इंडिविजुअल कोर्सेज, गेटिंग टू नो द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड सक्सेस विद द लर्निंग मटेरियल एंड वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डोमेन ऑफ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, डोमेन ऑफ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक अलग क्वेश्चन है और कंसर्न ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक अलग क्वेश्चन है। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। डोमेन में हम लिखेंगे CDA, लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज राइट्स, क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज टेस्टिंग, क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन वगैरह। तो ये इसकी आपने डोमेन्स देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था माइक्रो मैक्रो रिलेशन के बारे में, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मुताबिक ये आया हुआ था पेपर में। तो माइक्रो मैक्रो रिलेशन
क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एप्लीकेशन को रेफर करते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लार्जर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक को यूज़ करते हुए हम किस तरह से जो लार्जर सोशल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो वर्ड है ये किसको रेफर करता है, कॉन्सेप्चुअल और मेथडोलॉजिकल नैरोनेस ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक को, और जो मैक्रो है ये सोशल रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स को रेफर करता है। आगे हमारे पास लैंग्वेज एट्रिशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी टाइप्स भी आई हुई थी, इसकी रीजन भी आई हुई थी और इसकी डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद कर लेना। लैंग्वेज एट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को लॉस कर देते हैं, नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज को, और ये ऐसा होता है कि आप बाज़ औक़ात सेकंड लैंग्वेज जो होते हैं ना वो सीखते वक्त फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे होते, या बिल्कुल आप फर्स्ट लैंग्वेज से दूर हो जाते हैं, तो आप सेकंड लैंग्वेज सीखते वक्त तो आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को खो देते हैं। तो ये लैंग्वेज एट्रिशन होती है बेसिकली, मैंने आपको ईजी वर्डिंग में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वाला रिपीट हुआ है, डोमेन ऑफ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक। आगे हमारे पास है सोशल लिंग्विस्टिक और सोशियोलॉजी में हमने डिफरेंस बताना है। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर सोसाइटी के लैंग्वेज के ऊपर असर को देखा जाता है, और सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर सोसाइटी के असर को देखा जाता है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन द लैंग्वेज सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर, और सोशियोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज के अंदर इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन सोसाइटी, यानी एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। आगे हमारे पास लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है जो कि सैपर-वॉल्फ हाइपोथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें यह होता है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारी थॉट पे असरअंदाज हो रही होती हैं, और हमारी जो थॉट्स होती है वो हमारी लैंग्वेज पे असरअंदाज हो रही होती है, यानी थॉट्स और जो लैंग्वेज है ना वो इन्फ्लुएंस करती हैं ईच अदर। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था टाइप्स बतानी थी हमने लैंग्वेज एट्रिशन की। डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। टाइप्स इसकी हैं लेक्सिकल एट्रिशन जिसमें हम कुछ वर्ड्स जो है ना लैंग्वेज के वो भूल जाते हैं। ग्रामेटिकल एट्रिशन जिसमें हम ग्रामर का यूज़ किस तरह से करना है वो भूल जाते हैं। फोनोलॉजिकल एट्रिशन हम लैंग्वेज को किस तरह से प्रोनाउंस करना है ये भूल जाते हैं। आगे हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग एज सबस्टैंड्स। मीनिंग एज अ सबस्टैंड इसकी 3 टाइप्स बतानी थी। सबसे पहले एक्सप्रेसिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज, लैंग्वेज फॉर इंटरेक्शन एंड टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके 3 सब स्टैंड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट बॉडी नोशन ऑफ हैबिचस। हैबिचस इसके बारे में जो नोशन थी बॉडी की, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप इसी वर्डिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपको यानी आप अपना इस बारे में नॉलेज लिख सकते हैं। तो आपने लिखना है कि इसने जो हैबिचस ये टर्म बताई थी ना, इसका मतलब है सेट ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या सेट ऑफ रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़, इसको वो हैबिचस का नेम देता है। और आगे यहाँ पे उसी की थोड़ी सी डिटेल बताई गई है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इनलिस्ट द कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों में, किन किन फील्ड के अंदर हम जो है वो महारत रखते होंगे तो ही हम लिंग्विस्टिक में कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। फोनेटिक्स में हमें महारत होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फोनोलॉजी के अंदर सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी। तो ये आपने 5 फील्ड्स जो है लिंग्विस्टिक की आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनलिस्ट द 4 आइडियोलॉजीज गिवन बाय कार्बियस इन 1983। तो ये आपने 4 आइडियोलॉजीज बतानी है जो कि कार्बियस ने 1983 के अंदर बताई थी। सबसे पहले लिंग्विस्टिक एजम्युलेशन, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, आगे है वर्नाकुलराइजेशन एंड इंट्रैक्शनलिज्म। तो ये आपने 4 जो आइडियोलॉजीज हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इफेक्टिव टैग्स एंड इनलिस्ट द टाइप्स। टैग्स का मतलब होता है कि जब कोई क्वेश्चन हम करके और आखिर में फिर उसी क्वेश्चन के बारे में राय मांग रहे होते हैं या अनसर्टेनिटी शो कर रहे होते हैं। टैग्स की 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले इसके बारे में जो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया गया वो देख लेते हैं। These tags are used to not to signal uncertainty on the part of the speaker but to indicate concern for addressee. For example, open the door for me, could you? तो ये वाली ना addressee जिससे बात की जा रही है उससे कंसर्न भी शो कराया जा रहा है। तो इस तरह के जो टैग्स होते हैं इनको कहते हैं सॉफ्टनर टैग्स। और जहाँ पे फैसिलिटेटिव टैग्स ये होते हैं कि जैसे these paintings are beautiful, are not they? तो ये फैसिलिटेटिव टैग्स हैं। ठीक है, टैग्स 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टनर एंड फैसिलिटेटिव। आगे हमारे पास है इनलिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये वाला मैं कह रही थी, कंसर्न ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो आपने डोमेन और कंसर्न में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन तकरीबन सेम ही लग रहे हैं। अच्छा, अब इसके कंसर्न कौन कौन सा है, यानी अप्लाइड लिंग्विस्टिक किस चीज़ से डील करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर। प्रैक्टिस है, क्रिटिकलिटी है, क्रिटिकल सोशल स्टडी है, क्रिटिकल सोशल थ्योरी है एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है।
और भी हैं यहाँ पे, लेकिन हमने सिर्फ 5 लिखने हैं। ये माइक्रो मैक्रो रिलेशन भी इसके अंदर आ जाता है, ट्रेसेस भी आ जाता है, प्रॉब्लमेटाइजिंग द गिवन भी आ जाता है। अच्छा, को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी क्या है? यानी कि हम अपनी एक लैंग्वेज पे रिसर्च की गई जिसके मुताबिक जो कल्चरल और आइडेंटिटी हैं वो कंसर्न है इस तरह से कि जो इंडिविजुअल होता है वो लैंग्वेज को यूज़ करता है अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी एवरीडे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, आगे जो हमारे पास है वो दोबारा से रिपीट हुआ है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको रहने दें। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ये भी रिपीट हुए हैं। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला मैं आपको इसी वर्डिंग में बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कम्प्लेक्स दिया हुआ है। यानी कि जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, उसमें जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा प्रेफर समझा जाता है बनिस्बत वांट्स के और प्रैक्टिसेस के। ठीक है, प्रैक्टिसेस के और डिज़ायर के ना, उसको उससे ज़्यादा उन्हें मतलब कि कम अहमियत दी जाती है, और जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब जो रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान वो अनइक्वल है, लेकिन अब जो मॉडर्न रिसर्च है उसके मुताबिक क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ने इन दोनों को इक्वल करार दिया है, और इन चारों के दरमियान जो रिलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट है उसको वाज़ह किया है क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ने। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। वैसे ये इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है। आगे डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कितनी टाइप्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में आया हुआ था। काइंड्स ऑफ नॉलेज है जी हमारे पास, कल्चरल नॉलेज इज लर्न फ्रॉम अदर पीपल, कल्चरल नॉलेज वो वाला नॉलेज होता है जो कि हम दूसरे लोगों से सीखते हैं, ये वाला एमसीक्यूज भी आया हुआ था। अच्छा, शेयर्ड नॉन कल्चरल नॉलेज वो वाला होता है जो कि एक ही कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट लोग शेयर तो कर रहे होते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों से सीखा नहीं जाता। और एक होता है नॉन शेयर्ड नॉन कल्चरल, तो ये इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटिव होता है। आगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट उन्होंने फिर दिया हुआ था तो वो मैंने हाईलाइट नहीं किया। आगे हमारे पास है डिफाइन कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज ऐसे क्यूज होते हैं, ये वर्बल साइंस आप इनको कह सकते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सिंबॉलिक, ग्रामेटिकल और लेक्सिकल साइंस होते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास है लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र की टाइप्स हमने बतानी है। लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र जो होता है इसको इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र भी कहते हैं, इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र भी होता है, और यानी कि लेक्सिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों तरह का होता है। क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस भी होता है, ट्रांसफ़र इन सेकंड लैंग्वेज भी होता है, और ट्रांसफ़र इन टारगेट लैंग्वेज भी होता है। तो आपने याद रख लेना 4 तरह के होता है ये, इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र, क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस, ट्रांसफ़र इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ट्रांसफ़र इन टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस स्किल। इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस स्किल्स का क्या मतलब है कि आप एफिशिएंट यूज़र हों कैट के। कैट का मतलब है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। यानी कि जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं जनरल और स्पेशलाइज्ड, उनमें आप एफिशिएंट हों। इसके अलावा आप जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इंफॉर्मेशन माइनिंग एंड टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट स्किल्स हों आपके अंदर, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो और डॉक्यूमेंट को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, तो आप अपने आप को इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ हॉगन्स मॉडल के कंपोनेंट्स बताने हैं। इजी सा क्वेश्चन है। सिलेक्शन ऑफ नॉर्म, कोडिफिकेशन ऑफ फॉर्म, एलिब्रेशन ऑफ फंक्शन, 3 इसके एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिटी, एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी, 4 इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेजेस हैं हॉगन्स मॉडल के। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर भी आप इसके स्टेजेस लिख दीजिएगा इस तरह से बुलेट्स लगा के, सिलेक्शन ऑफ नॉर्म, कोडिफिकेशन ऑफ फॉर्म, एलिब्रेशन ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन पेनिकॉक 3 मेन फीचर्स दैट डिफाइन क्रिटिकल वर्क इन लैंग्वेज टीचिंग। तो पेनिकॉक ने जो 3 फीचर बताए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, डोमेन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ रिफ्लेक्सिव स्टांस एंड पेडागोजी, तो ये आपने लिख देने हैं। आगे हमारे पास है ट्रांसफर इन टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशन, TLA स्टैंड फॉर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। Transfer in TLA consider all of the previously known languages to play an equally important role when it comes to possible interaction between the target language and the existing one. तो इसको कहते हैं ट्रांसफर इन टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशन। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था फीचर ऑफ सैपिर-वॉफ हाइपोथेसिस। सैपिर-वॉफ हाइपोथेसिस के फीचर्स बताने थे, तो आपने इस तरह से बुलेट्स लगा के लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सैपिर-वॉफ हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला
कि हर जो सिंगल लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चरली यूनिक है, यानी हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना उसका वर्ड ऑर्डर होता है। उसके अलावा लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है सैपिरोव हाइपोथेसिस के अंदर, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करवाता है हमें कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दूसरे में ट्रांसलेट नहीं हो सकती। इसकी जो हमारे हैंड आउट्स में एग्जाम्पल दी हुई थी वो ये थी कि जिस तरह पंजाबी में वर्ड होता है झूठ, झूठ लाइक किसी ने ना कोई चीज़ आधी खा ली हो आपके खाने में से, तो आप उसको कहते हैं ना कि खाना झूठा है, तो इसके ना अल्टरनेटिव कोई इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं। आप उसको कह सकते हो हाफ ईटन फूड या नॉट प्योर, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग देने वाला कोई वर्ड है ही नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई थी आपको, आई होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि ना लैंग्वेज एज इट इज़ दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो सकती हैं। आगे ये है कि लैंग्वेज और थॉट्स का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और ये एक दूसरे को इफेक्ट करी होती हैं। आगे हमारे पास गिडेंस थ्योरी है, इसके बारे में भी आया हुआ था क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ, आपने इस तरह से बुलेट्स लगा के लिख देना है कि गिडेंस का ये कॉन्सेप्ट था कि इंडिविजुअल की जो एजेंसी होती है, एजेंसी की मतलब होता है ना उसकी जो एबिलिटी होती है चॉइस करने की, कम्युनिकेट करने की, और यानी उसकी जो एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है वो एक सिम्बियोटिक एक्टिविटी है और ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा जो ये वाली जो एक्टिविटी है ना ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, डेली रूटीन की जो हैबिट्स होती हैं, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन होती है, उनसे ये कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये गिडेंस की थ्योरी बेसिकली हमें बताती है। इसके बारे में यहाँ थोड़ी डिटेल बताई हुई है, आप अगर चाहते तो इसको रीड कर ले, वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक ट्रांसफर के बारे में। लिंग्विस्टिक ट्रांसफर को एज अ L1 इंटरफेरेंस, लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस एंड क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस के तौर पे भी जाना और माना जाता है। आगे हमारे पास कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस रिपीट हुआ है, इसको आप रहने दें। इंस्ट्रक्शनल सोशो लिंग्विस्टिक इंटरेक्शनल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि इंटरेक्ट किस तरह से आप सोसाइटी के अंदर करते हैं। सोशो लिंग्विस्टिक का मतलब है कि आप किस तरह से, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। One approach to the study of the language use and identity that has a great impact on much research in applied linguistics is interactional sociolinguistic, IS ये वाला भी आ सकता है एब्रीवेशन, interactional sociolinguistic. An approach that to a large extent is based on the work of linguistic anthropologist John at heart of IS is the notion of contextualization cues. तो इसने contextualization cues के जरिए ये कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे हमारे पास जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात हो रही है। तो जेंडर रोल्स का मतलब होता है कि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ना एक्सपेक्टेशन रखी जा रही होती है। लाइक ये अगर मर्द है तो ये काम ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। ये कोई रिटर्न नहीं होती, ये कोई रूल नहीं होते, लेकिन वैसे बस सोसाइटी के अंदर होते हैं। कुछ रोल सोसाइटी ने असाइन किए होते हैं डिफरेंट जेंडर्स को। उसमें फिर पावर भी आ जाती है कि जो मतलब लीडिंग सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर मर्दों को दी जाती हैं और इस तरह से आगे डिफरेंट आ सकते हैं। वैसे आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, देयर आर काइंड्स दीज आर आस्क एंड एक्टिविटीज़ कल्चर असाइन टू दैट सेक्सेस expected ways or behaving based on society definition of masculine and feminine. जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैन और वुमेन की, यानी कि जो मेल हैं उनको पावर ज़्यादा दी जाती है, प्रेस्टीज ज़्यादा दी जाती है, पर्सनल फ्रीडम उनको ज़्यादा दी जाती है वुमेन की बनिस्बत। तो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिवार्ड्स की। अच्छा, आगे हमारे पास है 4 प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग बाय रॉबिन फिशमैन एंड सम अदर। रॉबिन फिशमैन ने जो 4 प्लानिंग के स्टेप्स बताए थे, ये आप इसको सारा रीड कर लें कि डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बताए थे। रॉबर्ट्स ने जो बताए थे वो ये हैं: पॉलिसी फॉर्मेशन, कोडिफिकेशन, एलोबरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हैबिचस, ये वाला हम पहले पढ़ चुके हैं। 5 प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी की कौन सी 5 प्रोसेस होते हैं? लैंग्वेज एवोल्यूशन, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, द यूज ऑफ वर्ड कैन बी सीन इन द 3 वेज इन लिस्ट दैम। तो यहाँ पे ये यूज़ ऑफ द वर्ड्स बताए गए हैं 3 वेज के अंदर। सबसे पहले है मैंस लाफ्टर। मैंस लाफ्टर का मतलब होता है कि अनविलिंगली किसी का कत्ल करना अनलॉफुल तरीके से, यानी अनलॉफुल तरीके से किसी को कत्ल करना गैर कानूनी तौर पे, आपकी इंटेंशन ना हो लेकिन आप फिर भी गैर कानूनी तौर पे अगर किसी की किलिंग का रीज़न बन रहे हैं तो उसको कहेंगे मैनस्लाफ्टर। लेजिस्लेचर एक ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि ऑफिशियल ग्रुप होता है ये, और ये कानून बनाता है हुकूमत के लिए और इदारों के लिए, अक़वाम के लिए। ठीक है। आगे प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी कहता है, प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी
बेसिकली लॉयर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के हुक्म के तहत डिफरेंट लॉज को प्रोसिक्यूट करते हैं। आगे यहाँ पे मोड्स ऑफ मीनिंग बताने के मीनिंग किस किस तरह से कन्वे की जा सकते हैं। रिटन मीनिंग होते हैं, स्पोकन होते हैं, विजुअल होते हैं, ऑडियो होते हैं और स्पेशल होते हैं, जेस्चरल होते हैं। ठीक है, स्पेशल जिसमें जो डिज़ाइन जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर होता है कि स्पेस के ज़रिए और ब्राइटनेस और इस तरह से वो मीनिंग कन्वे की जा रहे होते हैं। अच्छा, डिफाइन ऑटोनॉमस एंड ब्लेंडेड लर्निंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनॉमस लर्निंग नाम से जाहिर है, जिसमें जो लर्निंग होती है, लर्निंग का प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट बेस्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर जो होता है वो एक मतलब कि ना एक हेल्पर के तौर पर जस्ट काम कर रहा होता है और उसमें स्टूडेंट को क्रिएटिविटी वगैरह परफॉर्म करने का मौका दी जा रहा होता है। और जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसके अंदर बेसिकली डिजिटल और ट्रेडिशनल वे को मिक्सअप करके लर्निंग हो रही होती है। एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन द टीचिंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज एंड ICT, तो इनकी आपस में ब्लेंडेड लर्निंग हो रही होती है। आगे हमने कॉल की एक्टिविटीज़ बतानी थी। सर ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला रिपीट हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर में। कॉल की हमने एक्टिविटीज़ बतानी थी, मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल क्विजेस, गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस, क्लॉज मैचिंग, रीऑर्डरिंग सीक्वेंसिंग, क्रॉस वर्ड पजल्स एंड गेम्स। इसके अलावा सिमुलेशंस भी इसके अंदर आ जाती हैं, वेब पब्लिशिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वेब कोस्ट सर्चिंग वगैरह। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप 5 याद कर सकते हैं कॉल एक्टिविटीज़। आगे हमारे पास है राइट द रोल्स ऑफ द कंप्यूटर इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग में कंप्यूटर किस तरह से रोल प्ले करता है। कंप्यूटर एक ट्यूटर के तौर पे काम करता है, ड्रिल और स्किल को प्रैक्टिस करवाने में। कंप्यूटर एक टूल के तौर पे काम करता है, राइटिंग में हेल्प करता है हमारी, प्रेजेंट करने में और रिसर्च करने में। इसके अलावा कंप्यूटर एक मीडियम ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ग्लोबली हमें कम्युनिकेट करता है। इनलिस्ट 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज की 3 टाइप्स बतानी है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कल्चरल नॉलेज होता है, कल्चरल शेड बट नॉन कल्चरल नॉलेज होता है, और एक नॉन शेड एंड नॉन कल्चरल नॉलेज होता है। आगे हमारे पास है इनलिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस गिवन बाय स्वेन एंड केनाले। तो इन्होंने जो डिफरेंट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स बताए थे उसमें हमारे पास है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस एंड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। तो ये स्वेन और केनाले के मुताबिक 4 कॉम्पिटेंस होते हैं, ये भी आपने याद रख लेने। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आगे हमारे पास है enlist the factor that determine cross linguistic influence, CLI, ये वाला भी आ सकता है। CLI स्टैंड फॉर क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। तो इसमें हमारे पास आ जाता है द रोल ऑफ टाइपोलॉजी, द रोल ऑफ L2, द रोल ऑफ प्रोफिशिएंसी लेवल। आगे हमने सोशल लिंग्विस्टिक के एस्पेक्ट बताने हैं। सोशल लिंग्विस्टिक्स में मल्टीलिंगुअलिज्म एंड L3 होता है एक एस्पेक्ट, लैंग्वेज शिफ्ट होती है, लैंग्वेज आइडेंटिटी होती है, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका एंड वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी। आगे हमारे पास है इनलिस्ट 4 फेजेस ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। लैंग्वेज प्लानिंग के हमने 4 फेजेस बताने हैं। लैंग्वेज प्लानिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 फेजेस, उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग, पॉलिसी, डिटर्मिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवल्यूएशन। तो ये इसके 4 स्टेजेस हैं। इनलिस्ट द कैटेगरीज ऑफ 3 कैटेगरी मॉडल गिवन बाय फ्रॉक्सन। फ्रॉक्सन का मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आया था। तो उसके ना जो कैटेगरीज हैं जस्ट हम उनको ही देखेंगे। वो सबसे पहले ग्राफिसाइजेशन, यानी किसी भी लैंग्वेज की रिटन उसको राइट करना, और स्टैंडर्डाइजेशन, किसी भी लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइज होना, मॉडर्नाइजेशन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर न्यू वर्ड्स का ऐड होना, न्यू वर्ड्स की कॉइनेज जो होती है। आगे हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ये वाला रिपीट हुआ है तो इसको रहने देते हैं। क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस ये भी रिपीट हुआ है। कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इनलिस्ट दैम। अगर हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को लॉस कर देते हैं, जैसा कि हमने एट्रिशन में पढ़ा, तो हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। कोलैप्स ऑफ कल्चर, जाहिर सी बात है अगर हम अपनी लैंग्वेज को खो देंगे तो हम अपने कल्चर को भी खो देंगे। द पहाड़ी लैंग्वेज एज मोरबन लैंग्वेज, लैंग्वेज डेथ, लैंग्वेज की डेथ हो सकती है। ब्लॉकेज फॉर प्रिविलेजेस ड्यू टू लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की वजह से जो हमें प्रिविलेजेस मिले हुए थे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। आगे हमने बताना है रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कौन सी होती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, रिसेप्टिव वोकैबुलरी का मतलब है कि जस्ट मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, और प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जिसमें हम खुद से मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है इनलिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एवोल्यूशन और टीचर एजुकेशन। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इनकम्सेस है, वो है टीचिंग स्किल, पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।